हेलो फ्रेंड्स, युग इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। प्रकार की देखें कि स्वर और व्यंजन, ठीक है, वहीं पे स्वर जो होते हैं ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं और इन्हें बोलने में हमें किसी अन्य प्रकार के वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। या और कह सकते हैं कि जब प्राणवायु मुख विवर के किसी भी हिस्से से नहीं टकराती है, बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है, तो हम उन वर्णों को कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वर कह देते हैं। स्वरों के वर्गीकरण की अगर बात करते हैं तो स्वर व ध्वनियों का वर्गीकरण 5 आधार पर हम करते हैं। मात्रा के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, जिह्वा के उत्थापित भाग के आधार पर, ओष्ठ की गोलाई के आधार पर और मुखाकृति के आधार पर। जिसमें हमने जाना था कि मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार से होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में हमने जाना था कि इन्हें बोलने में एक मात्रा के समय लगता है, इसीलिए इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से? आ, ई, उ और री। वहीं पे दीर्घ स्वर की अगर बात करें तो दीर्घ स्वर द्विमात्रिक स्वर होते हैं, यानी इन वर्णों को बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है और 2 स्वरों से मिलकर के बने होते हैं। इस वजह से दीर्घ स्वरों को हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, आए, ओ और आओ। इस प्रकार से इनकी संख्या 7 हो जाती है। और हम तीसरा प्रकार जाना था कि मात्रा के आधार पर तीसरा प्रकार प्लुत स्वर होता है। जब यहाँ पे हमने 4 पढ़ लिया ह्रस्व स्वर के अंतर्गत, 7 पढ़ लिया हमने दीर्घ स्वर के अंतर्गत, इस प्रकार से इनकी संख्या 11 हो जाती है। परंतु अब इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार के स्वर को नहीं रख सकते, तो हम कैसे कहेंगे कि प्लुत स्वर कौन से होते हैं? तो हम कह सकते हैं कि मूलतः कोई भी स्वर प्लुत स्वर नहीं होता है, किंतु जब किसी स्वर के उच्चारण में हम ह्रस्व स्वरों से 3 गुना समय लग जाता है तो वह प्लुत स्वर कहलाने लगता है। यानी बोलने में हम 3 गुना का समय लगाते हैं तो वो सभी स्वर क्या कहलाते हैं? प्लुत स्वर कहलाते हैं। इसके अंतर्गत आ जाता है लघु आ और सारे दीर्घ स्वर। इस प्रकार से इनकी संख्या हो जाती है 8 और प्लुत स्वर का चिन्ह होता है 3। यानी आप दीर्घ स्वर के बाद और लघु आ के बाद इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो माना जाएगा कि उस स्वर को बोलने में हमें 3 गुना समय लगाना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ओम। जैसे किसी कुएं में गिरा हुआ कंकड़ जब आवाज़ करता है तो हम उसको कह देते हैं कि वो प्लुत स्वर गूंज रहा है। जब किसी सुबह सुबह से मुर्गे की आवाज़ करता है कुकड़ू कू, तो इसमें भी जो ध्वनि गूंजती है वो प्लुत स्वर के अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कुछ विशेष चीज़ है कि स्वर वर्गों का यह विभाजन सर्वप्रथम संस्कृत आचार्य पाणिनि जी द्वारा रचित अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, अब हम जानेंगे कि उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ से हम आज वीडियो शुरू करेंगे। तो देखते हैं कि उच्चारण के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक है आपका अनानुनासिक और दूसरा है आपका निरानुनासिक। यानी अनुनासिक की जब बात करते हैं तो मुख नासिका वचनों अनुनासिका, अर्थात जब किसी स्वर का उच्चारण करने पर श्वास वायु मुख व नाक दोनों से बाहर निकलती है तो वह स्वर अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिन स्वरों को बोलने में हमें मुख और नाक दोनों का उपयोग करना पड़ता है, दोनों के सहयोग से बोलना पड़ता है, तो वो सभी स्वर अनुनासिक स्वर कहलाएंगे। इनके साथ हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। जैसे आप कह दोगे मैं, जैसे आप लिखते हो आँख, ठीक है, तो आँख, तो इसमें जो जिन स्वरों के साथ हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं या जिन स्वरों को बोलने में नाक और मुख दोनों का प्रयोग करते हैं वे सभी स्वर कहलाएंगे, अनुनासिक कहलाएंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि देखिए अ, ई, उ, ए, आए, ओ, आओ, जितने भी आपके री को छोड़ करके 11 स्वर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्वर होते हैं। ठीक है, उनमें हम क्या लगा सकते हैं? चंद्र बिंदु लगा सकते हैं और इस प्रकार से इस चंद्र बिंदु के प्रयोग से हम इनको अनुनासिक स्वर बना सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका दूसरा प्रकार। दूसरा प्रकार क्या है? निरानुनासिक, या हम इसे कह सकते हैं अनानुनासिक।
ठीक है। तो अनानुनासिक से क्या तात्पर्य है? तो हम कह सकते हैं जब किसी स्वर का उच्चारण करने पर श्वास केवल मुख से ही बाहर निकलती है तो वह स्वर अनानुनासिक या इसी को क्या कहते हैं, निरानुनासिक कह देते हैं। यानी कुल मिलाकर के जिन स्वरों को बोलने में हमें नाक की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, सिर्फ मुख से ही वायु बाहर निकलती है, तो हम उन स्वरों को अनानुनासिक स्वर कहते हैं। ठीक है। मूलतः सभी स्वर अनानुनासिक होते हैं। जैसे आपने 11 स्वर जाना तो उनमें चंद बिंदु का प्रयोग नहीं करते हैं, तो वो सभी स्वर मूल स्वर अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। ठीक है। इस प्रकार से हमने जाना कि उच्चारण के आधार पर दो प्रकार के स्वर होते हैं। कौन से? एक होता है अनुनासिक और दूसरा होता है अनानुनासिक या इसी को कह देते हैं क्या, निरानुनासिक। ठीक है। अब हम देखेंगे तीसरा आधार। तीसरा आधार क्या था? जिह्वा के उत्थापित भाग के आधार पर। अब जिह्वा के उत्थापित भाग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, यानी तात्पर्य क्या है? तो जिन स्वरों को बोलने में जीभ हमारी किस प्रकार से उठती है और किस प्रकार से प्रयोग होती है, इस आधार पर हम देखते हैं तो स्वर आपके 3 प्रकार के हो जाते हैं। कौन कौन से हैं वो 3 प्रकार? तो एक होता है आपका अग्र स्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर और तीसरा हो जाता है पश्च स्वर। देखिए जानते हैं अब कि अग्र स्वर क्या होते हैं। ठीक है। अग्र स्वर की जब बात करते हैं तो उच्चारण के समय जीभ का आगे वाला भाग ऊपर उठता है तो वो सभी स्वर क्या कहलाते हैं, अग्र स्वर कहलाते हैं। और अग्र स्वर के अंतर्गत 4 प्रकार के स्वर आते हैं। कौन कौन से? ई ए आए, यानी ई ए आए। इन स्वरों को जब उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा का अगला भाग उत्थापित होता है, अगला भाग उठता है, इसलिए इसे कहते हैं, इन्हें कहते हैं अग्र स्वर। ठीक है। अब हम बात करेंगे मध्य स्वर। उच्चारण के समय जीभ का जब बीच वाला भाग ऊपर उठे तो हम उन्हें किसके अंतर्गत रख देंगे, हम उन्हें मध्य स्वर के अंतर्गत रख देते हैं। ठीक है। तो इसके अंतर्गत सिर्फ एक ही स्वर आता है और वो होता है लघु आ। इसी को हम क्या कह देते हैं, केंद्रीय स्वर भी कह देते हैं। ठीक है। अब हम जानेंगे पश्च स्वर। देखिए पश्च स्वर क्या होते हैं। उच्चारण करने पर जीभ का पीछे वाला भाग जब उठता है तो हम उन स्वरों को पश्च स्वर के अंतर्गत रखते हैं और इसके अंतर्गत 5 स्वर आते हैं। कौन कौन से? वो हैं दीर्घ आ, उ और आओ। ठीक है। इन्हें याद करने का एक तरीका है, आप लोग लिख सकते हो कि आओ उल्लू, ठीक है, आओ उल्लू पीछे पीछे, आ को छोड़े बीचे बीचे। ठीक है। इस प्रकार से आ का मतलब है दीर्घ आ, ओ का मतलब है ओ आओ, उल्लू से तात्पर्य है छोटा ऊ और दीर्घ ऊ। इस प्रकार से ये आ, ओ आओ, ऊ ये सभी होते हैं आओ उल्लू पीछे पीछे, यानी ये सभी हो जाएंगे पश्च स्वर। और आ को छोड़े बीचे बीचे, यानी आ हो जाएगा आपका मध्य स्वर। बीच का तात्पर्य क्या है, बीचे बीचे? तो केंद्रीय स्वर यानी मध्य स्वर, यानी बीच का स्वर। तो इस प्रकार से आ हो जाएगा आपका मध्य स्वर। बाकी जो बचेंगे आपके वो हो जाएंगे अग्र स्वर, यानी ई ए आए, ये हो जाएंगे आपके अग्र स्वर। इस प्रकार से स्वर जिह्वा के आधार पर स्वर हो जाते हैं 3 प्रकार से। अग्र स्वर के अंतर्गत 4 आते हैं। मध्य स्वर के अंतर्गत सिर्फ एक लघु आ आता है। और पश्च स्वर के अंतर्गत 5 स्वर आते हैं, आ, ऊ और आओ। ठीक है। अब हम जानेंगे इसका अगला प्रकार, ओष्ठ की गोलाई के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। जानेंगे इसके आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, वृत्ताकार या अवृत्ताकार। वृत्ताकार को हम वर्तुलाकार भी कह सकते हैं, क्योंकि वर्तुलाकार का भी मतलब होता है गोलाकृति। यानी जिन स्वरों को बोलने में हमारे होंठ गोल आकृति धारण करे, हम उन्हें कह देंगे वृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वर। तो इसके अंतर्गत कौन से आते हैं? इसके अंतर्गत 4 स्वर आते हैं। कौन कौन से? ऊ, ओ और आओ। अगला प्रकार है इसका आवृत्ताकार। आवृत्ताकार को अवर्तुलाकार भी कहेंगे, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे होंठ गोल आकृति धारण नहीं करते हैं तो हम उन्हें कहते हैं क्या, अवर्तुलाकार या आवृत्ताकार। ठीक है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? आ, ई ए आए, ये सभी आते हैं क्या, अवर्तुलाकार या आवृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। ठीक है। अब हम अगला प्रकार जानेंगे कि मुखाकृति के आधार पर
स्वर कितने होते हैं। तो मुखाकृति के आधार पर यानी मुख विवर के आधार पर हम स्वरों को बोलते हैं तो हमारे मुख का आकार कैसा बनता है, तो उस आधार पर जब हम बंटवारा करते हैं स्वरों का तो स्वर 4 प्रकार के हो जाते हैं। कौन कौन से? समृत स्वर, विव्रत स्वर, अर्धसमृत स्वर और अर्धविव्रत स्वर। ठीक है। समृत का मतलब होता है कि गोल आकृति, मुख का गोल आकृति। जिन स्वरों को बोलने में सुंदर वृत्त मुख धारण करे तो उन स्वरों को हम समृत स्वर कहते हैं। मुख का सबसे कम खुलना। ठीक है। तो किन स्वरों को बोलने में मुख सबसे कम खुलेगा? तो ई उ। आप खुद ही बोल करके देखिए, इन स्वरों को ई उ को बोलने में सबसे कम मुंह खुलता है तो हम इन्हें समृत स्वर कह देते हैं। अब थोड़ा ज़्यादा इनसे खुले यानी कह सकते हैं कि अब इनसे थोड़ा सा ज़्यादा, चलिए कोई बात नहीं, उससे पहले देख लेते हैं विव्रत स्वर क्या कहते हैं। समृत स्वर में मुख का सबसे कम खुलना, विव्रत में मुख का सबसे अधिक खुलना। और किस स्वर को बोलने में मुंह सबसे ज़्यादा खुलता है? आप कहोगे दीर्घ आ। जब किसी चिल्लाते हो आ तो यहाँ पे मुंह सबसे ज़्यादा खुलता है, यानी हम कह सकते हैं कि आ विव्रत स्वर होता है। ठीक है। अब अर्धसमृत की जब बात करते हैं तो समृत से ज़्यादा और विव्रत से कम, तो उन स्वरों को हम कहेंगे क्या? अर्धसमृत। ठीक है। मुख का समृत से थोड़ा ज़्यादा खुलना और विव्रत से कम खुलना, तो हम उसे कहेंगे क्या कहेंगे बेटा? अर्धसमृत कहेंगे। ठीक है। अब देखेंगे अर्धसमृत के अंतर्गत ए और ओ आते हैं। अर्धविव्रत के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो मुख का विव्रत से थोड़ा कम खुलना, तो हम कह सकते हैं आ, आए, औ। ये 3 स्वर आते हैं किसके अंतर्गत? अर्धविव्रत स्वर के अंतर्गत। इस प्रकार से हमने जाना कि 5 आधार पर हम स्वरों का बंटवारा जब करते हैं तो मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के हो जाते हैं। कौन कौन से? तो मात्रा के आधार पर यहाँ पे 3 प्रकार के हमने जाने। कौन कौन से? एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर और एक होता है क्या? प्लुत स्वर। वहीं पे जब हम उच्चारण के आधार पर देखा तो 2 प्रकार के थे। कौन कौन से? अनुनासिक स्वर और निरानुनासिक या अनानुनासिक स्वर। वहीं पे हमने देखा कि जब जिह्वा के उत्थापित के आधार पर देखते हैं तो 3 प्रकार के स्वर होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर के अंतर्गत आते हैं ई, ए, ऐ। वहीं पे मध्य स्वर के अंतर्गत आता है आ और पश्च स्वर के अंतर्गत आ जाता है दीर्घ आ, उ, ओ और औ। ठीक है। और जब हम चौथा आधार देखते हैं तो चौथा आधार में हमने देखा कि ओष्ठाकृति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से ओष्ठाकृति के आधार पर? एक होता है वर्तुलाकार और दूसरा होता है अवर्तुलाकार, यानी गोलाकृति, और दूसरा होता है अवृत्ताकार और पहला होता है वृत्ताकार। वहीं पे जब हम 5वां आधार देखते हैं तो मुखाकृति के आधार पर, और मुखाकृति के आधार पर स्वरों को वर्गीकरण 4 प्रकार से होता है। कौन कौन से? समृत स्वर, अर्धसमृत स्वर, विव्रत स्वर, अर्धविव्रत स्वर। इस प्रकार से हमने आज जान लिया कि स्वरों का वर्गीकरण हम किस प्रकार से कर सकते हैं, स्वरों कितने प्रकार के होते हैं। और इसके अगले वीडियो में हम जानेंगे व्यंजन, और व्यंजन में हम जानेंगे कि व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं आदि के बारे में हम कल जानेंगे। तो दोस्तों आज इतना ही, और मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा। आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और बने रहो योग इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के साथ। ओके। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ओके, धन्यवाद।